नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने काव्य लक्षण के इस 5वें भाग में काव्य लक्षण से संबंधित कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमय गुत्थियों को सुलझाने और समझाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। आशा है इस 5वें भाग को ध्यान से देखेंगे और काव्य को समझने का प्रयास करेंगे। काव्य के संदर्भ में यह कहा जाता है कि यह शब्द और अर्थ के समकक्ष सहभाव या शब्द और अर्थ के समकक्ष साहचर्य को काव्य कहा जाता है। तो काव्य है और यहाँ शब्द है और अर्थ है और यह चिन्ह जो है शब्द और अर्थ की समकक्षता का संकेत और यह योग चिन्ह जो है प्लस साइन जो है यह इसके शब्द और अर्थ के सहभाव को प्रदर्शित करता है, शब्द और अर्थ के साहचर्य को परिलक्षित करता है, प्रदर्शित करता है। यानी शब्द और अर्थ के समकक्ष सहभाव को ही काव्य कहा जाता है। परंतु काव्य इतने से ही काव्य नहीं हो जाता है, यह ध्यान में रखना है। बड़े बड़े और भारी विद्वानों ने यह कहा है कि केवल शब्द और अर्थ का समकक्ष सहभाव या साहचर्य ही काव्य नहीं है। काव्य होने के लिए इसमें कुछ और तत्व की आवश्यकता होती है और वह तत्व जो है विद्वानों ने बताया है कि इसमें जो है सौंदर्य का होना बड़ा ही आवश्यक। तो शब्द और अर्थ का समकक्ष सहभाव और सौंदर्य का योग क्या हो जाता है, कहते हैं कि काव्य हो जाता है। परंतु काव्य इतने भर से ही नहीं होता है, यह ध्यान में रखना है। यह सुबोध मंडल लाइव क्लासेज में बताया जा रहा है कि काव्य केवल इतने भर से नहीं हो जाता। सौंदर्य जो है बताया जा चुका है, चारुता है और चारुता क्या करती है, चित्त को, हृदय को आच्छादित कर लेती है और सुंदरता जो है वह लावण्य है, कांति है। यह शारीरिक गठन और रंग रूप से एक विशिष्ट और भिन्न वस्तु होती है और वह लावण्य या कांति के नाम से जानी जाती है, वह और ही होती है। सौंदर्य क्या करता है, सुंदरता क्या करती है, वह चित्त को, हृदय को अंदर से, आंतरिक रूप से भिगो देती है, रसमग्न कर देती है पाठक को, दर्शक को और रस में डुबो देती है सुंदरता। सौंदर्य अंदर से हृदय को सेचुरेटेड कर देता है, बिल्कुल ही
रसमग्न कर देता है सौंदर्य पाठक को और दर्शक को, और जबकि चारुता जो है चित्त को, हृदय को आच्छादित कर देती है, और सुंदर वस्तु और चित्त दोनों समरूप हो जाते हैं, तद्रूप हो जाते हैं, तदाकार हो जाते हैं। यह ध्यान में रखना है। यह तो है। और एक चीज और देखनी है कि काव्य का विषय क्या है। तो काव्य का विषय, इसके संदर्भ में वैज्ञानिकों के दो मत हैं, और प्राचीन विद्वान और काव्यशास्त्री कहते हैं कि काव्य और कला का विषय सौंदर्य है, और सौंदर्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। परंतु आधुनिक विद्वान और काव्यशास्त्री, कवि और लेखक कहते हैं कि काव्य का विषय जो है वह जगत जीवन। ध्यान में रखना है, काव्य का विषय जगत जीवन, पूरे जगत में, और उसका जीवन, चाहे वह मनुष्य का जीवन हो या पेड़ पौधे का जीवन हो, किसी भी जीव जंतु का जीवन हो, वह जीवन है, जगत जीवन। और काव्य का विषय जगत जीवन है, और जगत जीवन का कोई ओर छोर नहीं है। जहाँ तक जगत जीवन व्याप्त है, तो काव्य का विषय और उसका क्षेत्र जो है वहाँ तक व्याप्त है। जहाँ तक सौंदर्य की बात है, तो यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि काव्य में केवल सौंदर्य की अभिव्यंजना ही नहीं होती। काव्य में केवल सुंदरता की ही अभिव्यक्ति नहीं होती। सुंदरता की, स्वरूपता की अभिव्यक्ति होती है, तो साथ में काव्य में कुरूपता की भी अभिव्यक्ति होती है। सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है, तो असौंदर्य की भी अभिव्यक्ति होती है। और वसंत का वर्णन होता है काव्य में, तो पतझड़ का भी वर्णन होता है। ग्रीष्म का वर्णन होता है, तो शीतकाल का भी वर्णन होता है। सुख का भी वर्णन होता है, तो दुख का भी वर्णन होता है। हर्ष की अभिव्यंजना होती है, तो विषाद की भी अभिव्यंजना होती है। राग की अभिव्यक्ति होती है, तो विराग की भी अभिव्यक्ति होती है। यदि काव्य में आनंद अभिव्यक्त होता है, तो काव्य में शोक भी अभिव्यक्त होता है। काव्य में संयोग का स्थान होता है, तो काव्य का वियोग में भी स्थान कम महत्वपूर्ण नहीं होता है। बाढ़ का वर्णन रहता है काव्य में, तो सूखा का भी वर्णन रहता है। उत्थान का वर्णन रहता है, तो पतन का भी वर्णन रहता है। बाल्यावस्था का वर्णन होता है, तो वृद्धावस्था का भी वर्णन होता है। और पुरुष का वर्णन होता है, तो स्त्री का भी वर्णन होता है। राजद्वार का वर्णन होता है, तो श्मशान का भी वर्णन होता है। राजद्वार से तात्पर्य उत्थान से है, और श्मशान से तात्पर्य पतन से। तो हम देखते हैं कि काव्य में केवल सौंदर्य का ही चित्रण नहीं होता है, और सौंदर्य का भी चित्रण होता है। केवल श्रृंगार रस का चित्रण नहीं होता, बल्कि विभत्स रस का भी चित्रण होता है। तो यह हम देखते हैं कि काव्य में किसका किसका चित्रण होता है। अब यह शर्त है, ध्यान देंगे कि यह चित्रण जो होना चाहिए, वह चित्रण सौंदर्यपूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल यही हम काव्य को समझने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं कि
सौंदर्य का ये चित्रण जो है जगत जीवन का, वह सौंदर्यपूर्ण होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। और यह सौंदर्य के साधन क्या है? तो ये अलंकार जो है काव्य के सौंदर्य के साधन है। रस साधन है, रीति साधन है, वक्रोक्ति साधन है, ध्वनि साधन है, उचिति साधन है, अनुमिति साधन है, और छंद भी साधन है। छंद क्या करता है? छंद काव्य को सुडौलता प्रदान करता है। ध्यान में रखना है, छंद काव्य को सुडौलता प्रदान करता है। और दूसरी बात यह है कि वह भाव को सुगमता प्रदान करता है। छंद के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं कि काव्य को सुडौलता प्रदान करना, एक दूसरी बात है कि काव्य में निरूपित जगत जीवन के भाव को जो संश्लिष्ट हुआ करते हैं, हम चर्चा करने जा रहे हैं थोड़ी ही देर में, तो उसको छंद जो क्या करता है कि सुगम बना देता है। ये है सुडौलता जो है। यह देखिए, सुडौलता भी सौंदर्य का एक तत्व है, सौंदर्य का एक उपकरण है। सुडौलता के बिना हम सौंदर्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो यह हमने देखा है कि काव्य में केवल सौंदर्य की अभिव्यक्ति नहीं होती, और सौंदर्य के साधन क्या क्या है यह समझना है। और ये किस लिए है ये सौंदर्य के साधन? काव्य की पठनीयता की अभिवृद्धि के लिए है, काव्य की पठनीयता की सुरक्षा के लिए है, काव्य की पठनीयता को बरकरार रखने के लिए है, काव्य की पठनीयता को बढ़ाने के लिए। और किस किस स्तर पर काव्य पठनीय होना चाहिए, तभी पाठक या दर्शक या श्रोता काव्य को पढ़ सकेगा, दृश्य काव्य को, नाट्य काव्य को देख सकेगा, और श्रव्य काव्य का श्रवण कर सकेगा। अन्यथा वह नीरस मन अनाकर्षक, नीरस मन ये नहीं कि उसमें श्रृंगार रस नहीं है, या करुण रस नहीं है, या रौद्र रस नहीं है, भयानक रस नहीं। नीरस का मतलब ये नहीं, नीरस का मतलब है कि उसमें सरसता नहीं है, उसमें आकर्षण नहीं है, उसमें सुंदरता नहीं है, उसमें पठनीयता नहीं है। ऐसे समझना है। ऐसे समझे बिना काव्य का लक्षण समझना अत्यंत कठिन है, यह ध्यान में रखना है। तो बताया कि काव्य में केवल सौंदर्य की अभिव्यक्ति नहीं होती है, उसके साथ साथ असौंदर्य की भी अभिव्यक्ति होती है। और काव्य के विषय मुख्य रूप से दो माने गए हैं, सौंदर्य, दूसरा जगत जीवन। तो जगत जीवन महत्वपूर्ण है, और जगत जीवन के भी दो महत्वपूर्ण क्या है कि संदर्भ है। पहला यह कि जगत जीवन जो है वह समाज से, और काव्य का विषय जो है जगत जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जगत जीवन से संयुक्त होना चाहिए। काव्य का विषय जगत जीवन से संयुक्त होना चाहिए, जगत जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। समाज से और मनुष्य से उसका साक्षात संबंध होना चाहिए, प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए, अप्रत्यक्ष या असाक्षात संबंध नहीं होना चाहिए। एक और दूसरी बात यह है, काव्य को महत्वपूर्ण होने के लिए, काव्य को अस्थायी होने के लिए, ये जगत जीवन से जुड़ा हुआ काव्य का विषय होना चाहिए, समाज से, मनुष्य से जुड़ा हुआ काव्य का विषय होना चाहिए। और काव्य का विषय कैसा होना चाहिए? दूसरा संदर्भ जो है वह भव्य होना चाहिए, यह ध्यान में रखना है। यह हमने बताया है।
और अब देखते हैं कि शब्द और अर्थ क्या करते हैं। शब्द और अर्थ क्या करते हैं। सौंदर्य को अभी हम स्थगित करते हैं। सौंदर्य कहाँ होता है, किस रूप में होता है, थोड़ा थोड़ा हमने समझा है। लेकिन शब्द और अर्थ के माध्यम से हम क्या करते हैं कि जगत जीवन की अभिव्यक्ति करते हैं। यह तो है शब्द और अर्थ के समकक्ष सहभाव के माध्यम से हम क्या करते हैं, जगत जीवन की अभिव्यक्ति करते हैं। जगत जीवन को शब्द और अर्थ में पिरोते हैं। जगत जीवन को शब्द और अर्थ की माला में गूंथते हैं, यह कार्य करते। और बस इतने से ही नहीं है, इसको क्या करते हैं, जगत और जीवन को शब्द और अर्थ की माला में पिरोने और गूंथने के साथ ही साथ क्या करते हैं कि उसको भाव के साथ संश्लिष्ट करते हैं। भाव के साथ क्या करते हैं, संश्लिष्ट करते हैं। तब यह जाकर काव्य या साहित्य निर्मित होता है। काव्य या साहित्य का निर्माण शब्द और अर्थ के माध्यम से जगत जीवन की भावात्मक अभिव्यक्ति की जाती है। तो जहां शब्द और अर्थ के माध्यम से जगत जीवन की भावात्मक अभिव्यक्ति होती है, वही काव्य होता है, वही साहित्य होता है। इतना समझा है आपने तो पर्याप्त समझा है, बहुत समझा है, अच्छा समझा है और उचित समझा है। कुछ भी अनुचित आपने इसमें नहीं समझा है। शब्द और अर्थ में हम जगत जीवन को पिरोते हैं, अनुस्यूत करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं कि भाव के साथ संश्लिष्ट करते हैं। भाव के साथ जगत जीवन का संश्लेषण करते हैं। तो बताया है मैंने पिछले वर्गों में कि काव्य या साहित्य संश्लेषणात्मक होता है और इसके अतिरिक्त जितने शास्त्र होते हैं वह विश्लेषणात्मक होता है। ये ध्यान में रखना, काव्य या साहित्य संश्लेषणात्मक होता है और इसके अतिरिक्त अन्य शास्त्र क्या हुआ करते हैं कि विश्लेषणात्मक हुआ करते हैं। इसमें अब यह जोड़ना है कि सौंदर्य तो होता है, जैसे मैंने बताया, तो सौंदर्य जो है इस शब्द में होता है, आकर्षण शब्द में होता है, सौंदर्य अर्थ में होता है, आकर्षण अर्थ में होता है और फिर शब्द और अर्थ से सुंदरता जो है उसका क्षेत्र बढ़ता हुआ वह भाव पर्यंत विस्तृत होता है और तब काव्य आकर्षक और सुंदर प्रतीत होता है। उसकी पठनीयता जो है सुरक्षित रहती है, उसकी पठनीयता बरकरार रहती है, उसकी पठनीयता में अभिवृद्धि होती है, उसकी पठनीयता में बढ़ाव होता है और तब हम उस काव्य को पढ़ते होंगे। अभी कई रचनाएं आई हैं, रचनाएं तो बहुत महत्वपूर्ण हैं और पुरस्कार भी पा चुकी हैं, लेकिन उसमें पठनीयता का घोर अभाव और अच्छे अच्छे जो आलोचक हैं या लेखक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं और आलोचक या संपादक ऐसे जो 100, 150, 200 पेज रोज पढ़ते हैं और उसमें भी आलोचनात्मक साहित्य पढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे आलोचक भी, पाठक भी ऐसे साहित्य को नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उसमें पठनीयता का घोर अभाव है। एक बात यह, पठनीयता के अभाव को आप सबने अनुभूत किया होगा
उसका अनुभव किया होगा, उसको महसूस किया होगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद।